गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स के द्वारा जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी को एक यूनाइटेड जो नेशन बनाने के लिए एक प्रयास किया गया था बाय द लिबरल्स, वो फेल हो गया था। जिसमें उन्होंने एक जो है नेशनल असेंबली बनाई थी, वोटिंग की थी, और आपको याद होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसको जो है राजा के सामने जो है पेश किया था, बट राजा ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था। सो ये जो उनका लास्ट जो लिबरल्स का एफर्ट था वो फेल हो गया था। नाउ अब हम जो है नेक्स्ट करेंगे कि जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन कैसे हुई। जर्मनी और इटली जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था वो कैसे एक यूनाइट हुआ, तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी में जैसे ही आप इस चैप्टर को देखोगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो फर्स्ट ही लाइन ही आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता है। 4.1 है जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी स्टार्ट होता है। पहले हम जर्मनी की करेंगे। वहाँ पे स्टार्ट होता है कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या एक आर्मी किसी नेशन को बनाने के में जो अपना अहम रोल जो एक आर्किटेक्ट हो सकती है? इन्होंने ये पूछा है कि आर्मी के द्वारा क्या किसी नेशन को बनाया जाता है। सो उसी का आंसर आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में जो है आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे लिबरल नेशनलिस्ट थे जो जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए प्रयास कर रहे थे, ठीक है, पर वो प्रयास क्या होगा, फेल हो गया था। बट उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, जहाँ मोनार्किकल सिस्टम थे, तो उनको पता चल गया था, इनके इतना आभास हो गया था कि अब कुछ ना कुछ जो बदलाव जो है जरूर होगा, और उसके बदलाव के चलते हुए उन्होंने खुद ही कुछ ना कुछ चेंजेस जो है रिफॉर्म करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप उठाया वो किसने उठाया? कंजर्वेटिव्स ने। वो क्या उठाया? नेशनल सेंटिमर वर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव्स के द्वारा ही जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया यूनिफिकेशन थी, डेमोक्रेसी थी, तो नेशनल कंजर्वेटिव्स के द्वारा ही उन चीज़ों को करना शुरू कर दिया था। बिकॉज उनको ये आभास हो गया था कि कहीं ना कहीं जो हमारी पावर है वो कहीं ना कहीं जो है ख़त्म होने वाली है, और जो है रेवोल्यूशन वो हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने, कंजर्वेटिव ने खुद ही जो है अपनी नेशन को, अपने स्टेट को पावरफुल करने के लिए जो है इन्होंने जो एफर्ट करने, जो नेशनल सेंटिमेंट्स थी उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है, इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन ट्राई टू यूनाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1848 में जर्मन जो मिडिल क्लास थे उन्होंने यूनाइट करने की एक प्रयास किया था जो फेल हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम द प्रशिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, उस समय जर्मनी नहीं था, उस समय क्या था, प्रूशिया था, और जो जर्मनी का प्रेजेंट जर्मनी का पार्ट है वो अलग अलग हिस्सों में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे एरिया में बटा हुआ था, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में हर देश के पास उसका छोटा सा टुकड़ा बटा हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही जो इन्होंने क्या किया, From then on the Persian took on the leadership of the movement for national unification। अब ये नेशनल यूनिफिकेशन की जो कमांड है, लीडरशिप है, वो किसने की? पर्शिया ने। अब पर्शिया ने कहा, पर्शिया में कौन था? मोनार्किकल सिस्टम और आर्मी जो थी, इन्होंने मिलके जो है एक मकसद, एक बीड़ा उठाया कि हमने जो है नेशनल यूनिफिकेशन करनी है, किसकी? जर्मनी की। अब ये पूरा जो काम था, दारोमदार था, ये किसके ऊपर डाला? एक आदमी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर। जो समय का चीफ मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में जो है 99% जो है ये क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है कि ओटो वॉन बिस्मार्क कौन था। तो ये चीफ मिनिस्टर था पर्शिया का, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ओटो वॉन बिस्मार्क के कंधों पे ये सारी जो है जो जिम्मेवारी थी ये डालेगी कि आपने जो है जर्मनी को यूनिफिकेशन करना है, जर्मनी को एक यूनाइटेड जो है नेशन बनाना है। इसके लिए आप किसी के साथ भी युद्ध कीजिए, किसी के साथ भी कोई समझौता कीजिए। तो सारा जो है ओटो वॉन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था उस समय का, उसने विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जो है जो ओटो वॉन बिस्मार्क था उसने नेशनल यूनिफिकेशन की, किसकी? जर्मनी की। उसकी यूनिफिकेशन करने के लिए उसने क्या किया? देयर आर 7 वॉर, 3 वॉर ओवर 7 ईयर, ठीक है। 3 युद्ध लड़े गए ओवर 7 ईयर, मतलब 7 सालों के टाइम पीरियड में 3 युद्ध किए गए। अब वो 3 युद्ध जो थे किसके साथ हुए थे? वो युद्ध हुए थे ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। क्यों? क्योंकि कुछ पर्शिया का कुछ हिस्सा जो है इन तीनों के पास था, तो वो हिस्सा छुड़ाने के लिए, एक जर्मनी को यूनाइट करने के लिए ओटो वन बिस्मार्क ने
3 युद्ध लड़े ओवर 7 ईयर, 7 सालों में। ऐसे 7 सालों में इसका मतलब ये नहीं कि रोज ही युद्ध होता था, मतलब 7 साल के टाइम पीरियड में 3 युद्ध हुए, ठीक है। मेन 3 युद्ध हुए, उस किसमें हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस किसके द्वारा किए गए? ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा, इटली की यूनिफिकेशन के लिए। सो फाइनली क्या है, ओटो वन बिस्मार्क और जर्मनी को जो है जीत मिल जाती है और ये तीनों जो है हार जाते हैं। अब जीत किसकी हुई? जर्मनी की, ठीक है, इसकी ओटो वन बिस्मार्क की, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इन जनवरी 1871, अब जर्मनी में क्या है, जनवरी में जो है 1871 में पर्शियन किंग, उस समय जो पर्शियन का किंग था, मतलब ये पर्शिया था जो आपका, जिसने लीडरशिप उठाई थी, पर्शियन किंग था जो उसका क्या नाम था, यहाँ पे मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। ये कुछ नेम्स हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। केसर विलियम वन, ये नाम था केसर विलियम वन, ठीक है। केसर, यहाँ पे ओटो वन बिस्मार्क नाम याद रखना है आपने, और यहाँ पे केसर विलियम वन जो नाम याद रखना है। उस समय पर्शिया का किंग था, ठीक है, द किंग ऑफ पर्शिया। केसर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, उसको जर्मन एम्परर बना दिया गया। इन द सेरेमनी, सेरेमनी कहाँ पे रखी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट आपको, ये सेरेमनी कहाँ पे की गई थी? हॉल ऑफ मिरर्स, ये आपको बहुत क्वेश्चन आता है। हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज क्या है, एक जो है सिटी का नाम है, वर्सलीज एक सिटी का नाम है। वहाँ पे एक पैलेस है जिसको हॉल ऑफ मिरर्स कहा जाता है। वहाँ पे एक मीटिंग की गई, वहाँ पे एक जो है आयोजन किया गया, जिसमें केसर विलियम वन को जर्मनी का जो है हेड बना दिया गया। सो जर्मनी को जो है हमने यूनिफिकेशन जो जर्मनी को हमने जो है एक यूनाइट कर दिया, हमने नहीं किया। ओटो वन बिस्मार्क की विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से 3 युद्ध लड़े, ठीक है, ओवर 7 ईयर। और पर्शियन किंग को जो है यूनाइटेड, जो एक जर्मनी यूनाइटेड एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, उसका जो है राजा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया? एक बार फिर से गो थ्रू हो लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी, क्या आर्मी किसी नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है? पहले क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है। तो क्या है, अब जो नेशनल सेंटीमेंट से किसके द्वारा जो है मोबिलाइज किए गए? बाय द कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव के द्वारा जो है मोबिलाइज किए गए। इसमें आपको एग्जाम्पल दी गई है, इन 1840 मिडिल क्लास के द्वारा भी एक प्रयास किया गया था। उसके बाद जो है पर्शिया के किंग ने जो है लीडरशिप में जो है नेशनल यूनिफिकेशन होना शुरू हुआ। अब ये पूरा काम किसके ऊपर सौंपा गया? ओटो वन बिस्मार्क के ऊपर, जो चीफ मिनिस्टर था। उसने क्या किया, जो 3 युद्ध लड़े ओवर 7 पीरियड, और उसके बाद जो है केसर विलियम वन को जो है जर्मनी का राजा जब बना दिया जाता है। वो कहाँ पे की जाती है सेरेमनी? हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, जर्मनी को यूनिफिकेशन मिल गई। अब क्या है, जर्मनी को जो है मॉडर्नाइजिंग, जर्मनी को मॉडर्नाइजिंग करने के लिए वहाँ पे जो है करेंसी जो है लाई जाती है, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि बाकी के जो देश थे वो भी देखें कि कैसे यूनिफिकेशन के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और जो है विकास के राह पर जो है जर्मनी चल पड़ा है। सो ये थी जर्मनी की यूनिफिकेशन। अब जर्मनी को यूनिफिकेशन मिल गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इटली को यूनिफिकेशन दिलवाएंगे। सो होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।